हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है डिस्कशन के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। 1955 में एंजाइम कमीशन, जो कि एक छोटा सा यूनिट है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, उन्होंने एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड करके रखा है, जिसको हम याद कर सकते हैं ये ओथलिल करके निमोनिक से, जहां पर ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडोरिडक्टेज, टी से है ट्रांसफरेज, एच से है हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज और लाइगेज। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या करेगा? ये रिडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज करवाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं? ये दो फॉर्म में ट्रांसफर हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में या फिर हाइड्राइड आयन के फॉर्म में। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर हाइड्राइड आयन के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स एट ए टाइम हो जाएंगे ट्रांसफर। इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। और ज्यादातर बायोकेमिकल रिएक्शंस में हाइड्राइड आयन के फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है, जैसे कि NaDH। ऑक्सीडोरिडक्टेज की जो जनरल रिएक्शन है वो इस टाइप से है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए पहले रिड्यूस है, बी ऑक्सीडाइज है। ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया बी को, तो ए ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बी रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज क्या करेगा? रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटलाइज करवाएगा, जहां पर पायरुवेट लैक्टेट के बीच में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स, आपको देखना है कि जो पायरुवेट है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CO है, कीटोन ग्रुप है, और जो लैक्टेट है इसके पास कीटो ग्रुप नहीं है, मतलब ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो क्या हुआ यहाँ पर? पायरुवेट का रिडक्शन हो गया। तो अगर इसका रिडक्शन होना है तो इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है यहाँ पर? ये NaDH। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी NaDH को लिखते हैं तो साथ में हम H+ लिखते हैं, प्रोटॉन लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ अभी, कि यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है NaDH से, ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये हाइड्राइड आयन है। मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया? दो हाइड्रोजन एटम हो गए, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और ये प्रोटॉन अलग से रिलीज हो गया। तो इसीलिए हम हमेशा NaDH को प्रोटॉन के साथ लिखते हैं। तो ये क्या सिग्निफाइज कर रहा है कि ये वाला जो H है ये हाइड्रोजन एटम ना होकर एक हाइड्राइड आयन है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर CO है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, तब जाकर पायरुवेट लैक्टेट में रिड्यूस हो गया और NaDH Na+ में ऑक्सीडाइज हो गया। तो फ्रेंड्स, एंजाइम कमीशन ने हर एंजाइम को एक पर्टिकुलर EC नंबर भी दिया हुआ है, एंजाइम कमीशन नंबर, जिसके 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट तो सीधा उसकी क्लास बता रहा है जो भी हमने किया 6 क्लासेस। सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर उसका थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडोरिडक्टेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात हो रही है। तो मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो जो ये वाला नंबर है सेकंड नंबर 1, ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनर को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो अब मैंने बताया था लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज क्या रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें फॉरवर्ड रिएक्शन में तो NaDH इलेक्ट्रॉन डोनर है, अगर इधर से देखें तो लैक्टेट इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। ठीक है, तो लैक्टेट का जो ये वाला ग्रुप है CHOH, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर उसी के ऊपर इसको नाम दे रखा है। और फिर यहाँ पर Na+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा। और जो लास्ट वाला नंबर है ये सीरियल नंबर बताएगा कि शुगर्स में पायरुवेट का और एसिड में पायरुवेट का क्या नंबर आ रहा है इधर पे। तो ये जो 3 नंबर शुरू के हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर तो बस एक सीरियल नंबर है। इस चीज को थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए आप लोग इसकी क्लासिफिकेशन को थोड़ा देख सकते हैं अच्छे से। जैसे 1 है तो ये ऑक्सीडोरिडक्टेज हो गया। 1.1 क्या है? ये 1 क्या बता रहा है? CHOH एज इलेक्ट्रॉन डोनर। 2 क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड एज इलेक्ट्रॉन डोनर, CHO ग्रुप। CH एज इलेक्ट्रॉन डोनर, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो 3 नंबर आ जाएगा। अगर CHNH2 होगा तो 4 नंबर आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन क्या बता रहा था? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अगर उसका नंबर 1 है तो NAD+ और NADP+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। अगर साइटोक्रोम है तो 2 आ जाएगा। और इस तरह से ये लंबा चौड़ा बहुत लंबी क्लासिफिकेशन है।
तो सेकंड एंजाइम की बात करते हैं ट्रांसफरेज। नाम से पता चल रहा है ट्रांसफरेज क्या करेगा, ग्रुप्स को ट्रांसफर करेगा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे हम देखेंगे आइसोमरेज के केस में तो वहां पर भी ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ट्रांसफरेज क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन जो आइसोमरेज है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसकी जनरल रिएक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि जो बी वाला ग्रुप है ये ए से ट्रांसफर होकर सी के पास चला गया। एग्जाम्पल की बात करें तो हेक्सोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज क्या कर रहा है, ग्लूकोज पर, ग्लूकोज के जो 6th कार्बन है इसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा रहा है। तो फॉस्फेट ग्रुप डोनर कौन है यहाँ पर, एटीपी। तो आप लोग देख सकते हो 6th कार्बन पे एक फॉस्फेट आ गया और एटीपी से एक फॉस्फेट जाएगा तो एटीपी हो जाएगा। इसका इसी नंबर है 2.7.1.1। तो दोस्तों अब ये ट्रांसफरेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करें कि कौन सा ग्रुप ट्रांसफर हुआ है। तो ये वाला नंबर तो उसकी क्लास बता रहा है ट्रांसफरेज, और जो सेकंड नंबर है ये 7 नंबर ये बता रहा है कि कौन सा ग्रुप ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है एटीपी से ग्लूकोज के ऊपर। और फिर अगर फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है तो फिर उसका डोनर कौन है, तो थर्ड पोजीशन वही बता रही है इसकी, एटीपी है फॉस्फेट ग्रुप डोनर। और ये फोर्थ इसका सीरियल नंबर बताएगा कि किस पर हो रहा है, हेक्सोस पर हो रहा है मतलब ग्लूकोज पर, तो वो आ गया। इसको ही थोड़ा और डिटेल में अगर देखें तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हो जाएगी। ये क्लासिफिकेशन एक्चुअली बहुत लंबी चौड़ी है, मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ 3-4 ये पॉइंट्स दे रखे हैं। तो 2 ट्रांसफरेज हो गया। सेकंड पोजीशन क्या बता रहा था, कौन सा ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है। तो अगर 1 आएगा तो यहाँ पर 1 कार्बन ग्रुप ट्रांसफर हुआ है। हमारे केस में 7 था, मतलब फॉस्फेट ग्रुप। 1 है तो 1 कार्बन, अगर 2 रहेगा तो एल्डिहाइड कीटोन का ट्रांसफर होगा, अगर 3 रहेगा तो असाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा, 4 रहेगा तो ग्लाइकोसिल ग्रुप का ट्रांसफर होगा। थर्ड पोजीशन बता रहा था कि डोनर कौन है। तो अगर 1 कार्बन ग्रुप की बात करें तो 1 कार्बन ग्रुप को कौन डोनेट कर रहा है, मिथाइल ग्रुप डोनेट कर रहा है तो 1 आ जाएगा। अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल, फॉर्माइल या फिर एटसेट्रा ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर 2 आ जाएगा। इस तरह से ये और भी लंबा आएगा। थर्ड एंजाइम है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज बहुत सिंपल से एंजाइम है जहां पर हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हो रही है, और वो कौन करवाएगा, वाटर करवाएगा। तो आप देख सकते हो इधर पे ए और बी के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया वाटर की वजह से। एग्जाम्पल है यहाँ पर एटीपीएस। तो एटीपीएस के अगर हम एटीपी का स्ट्रक्चर डिटेल में लिखें तो ये है इसका, ये एडेनिन मैंने शॉर्ट में बना रखा है, ये राइबो शुगर है और ये 3 फॉस्फेट है, अल्फा, बीटा और गामा। तो एटीपीएस क्या करेगा, गामा फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। कैसे रिमूव करेगा, वाटर को ऐड करके। तो वाटर का जो OH नेगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इसके गामा फॉस्फेट पर अटैक करेगा, जिससे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और फॉस्फोरिल ग्रुप यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो जो वाटर का H था वो इसके साथ आ गया और जो वाटर का OH था वो इसके साथ आ गया। तो ATP और PI रिलीज हो जाएगा। इसका इसी नंबर अगर हम देखें तो है 3613। तो यहाँ पर हाइड्रोलेज की बात हो रही है तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटा है। तो थर्ड नंबर तो इसका क्लास बता रहा है हाइड्रोलेज। सेकंड पोजीशन बताएगा इसका कि कौन सा बॉन्ड टूटा हुआ है। तो 6 नंबर बता रहा है कि 6 नंबर बता रहा है एनहाइड्राइड बॉन्ड टूटा हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर एक फॉस्फोरिक एसिड है, एक फॉस्फोरिक एसिड है, 3 फॉस्फोरिक एसिड है और उन तीनों के बीच में बॉन्ड है यहाँ पर। तो एसिड और एसिड के बीच में जो भी बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड बॉन्ड। और अगर वो फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में है तो उसको हम बोलेंगे फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो यहाँ पर जनरल एसिड की बात हो रही है, एसिड एसिड के बीच में, तो एनहाइड्राइड बॉन्ड हो गया। अब एसिड एसिड के मतलब यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फो एनहाइड्राइड, और स्पेसिफिकली इसने इसको बता दिया। और थर्ड नंबर ये बता रहा है सीरियल नंबर ऑफ एटीपी। तो इस तरह से ये, तो फ्रेंड इसी नंबर से हम किसी भी एंजाइम का पूरा रिएक्शन लिख सकते हैं, उसके बारे में हम हर चीज मालूम कर सकते हैं कि उसका सबस्ट्रेट कौन है, प्रोडक्ट क्या है, क्या कर रहा है। इस तरह से थोड़ा इसका हम थोड़ा देखें इसका डिटेल में क्लासिफिकेशन। तो अभी बताया आपको सेकंड पोजीशन बताएगा कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। तो जो 1 नंबर है ये बताया कि अगर एस्टर बॉन्ड टूटना है तो 1 आ जाएगा, अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट रहा है तो 2 आ जाएगा, अगर ईथर बॉन्ड टूटेगा तो 3, पेप्टाइड बॉन्ड अगर टूटेगा प्रोटीन्स के केस में तो 4 आ जाएगा। थर्ड नंबर और स्पेसिफिकली इसको बता रहा है
एस्टर बॉन्ड अगर है तो वो किसके बीच में, कार्बोक्सिलिक एस्टर बॉन्ड अगर है तो वो किसके बीच में, कार्बोक्सिलिक एस्टर, थायोएस्टर, फॉस्फोएस्टर, इस तरह से। तो इससे फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा एक हिंट मिल गया होगा। फोर्थ क्लास है फ्रेंड्स लाइज। तो लाइज क्या करेगा, ये किसी भी मॉलिक्यूल में या तो डबल बॉन्ड को बनाएगा कुछ एटम्स को रिमूव करके, या फिर डबल बॉन्ड को हटा देगा कुछ एटम्स को ऐड करके। जैसे यहाँ पर हम देखें जनरल रिएक्शन, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको हटा दिया, सिंगल बॉन्ड कर दिया। कैसे, कुछ एटम्स को यहाँ पर ऐड करके। एग्जाम्पल है यहाँ पर एल्डोलिस, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम है ये। तो ये क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को तोड़ देता है। तो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज हेक्सोज है, इसके पास फर्स्ट कार्बन और 6th कार्बन पे 2 फॉस्फेट प्रेजेंट है, एक ये और एक ये। तो ये बीच से टूट जाएगा। और देखो अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, लाइस क्या कर रहा है, अगर तोड़ेगा तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो देखो यहाँ पर तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से बन रहा है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो यहाँ पर तो C1 C2 C3 इधर पे आ गया इसके, और जो C4 C5 C6 था वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के पास चला गया, और जो C4 था उसके पास एक डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से ये बन जाएगा। इसी नंबर है इसका 4.1.2.13। तो 4 तो हो गया लाइज का। 1 बता रहा है कि कौन सा बॉन्ड टूटा हुआ है, इधर पर कार्बन C3 और C4 के बीच में बॉन्ड टूटा है, मतलब CC बॉन्ड ब्रेकेज। ये थर्ड पोजीशन पे जो 2 है ये बता रहा है कि क्या क्या बन रहा है। तो वहां पर एल्डिहाइड भी बन रहा था और एसीटोन भी बन रहा था। 13 नंबर है फ्रक्टोज का सीरियल नंबर। क्लासिफिकेशन को थोड़ा देखें तो यहाँ पर 4.1 बता रहा है CC बॉन्ड लाइज, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को अगर तोड़ रहा है तो। 2 अगर आएगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड टूटना है तो, अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटना है तो 3 आ जाएगा। थर्ड नंबर ऐसे बता रहा है कि थोड़ा और डिटेल में कार्बन एल्डिहाइड कीटोन इस तरह से। फिफ्थ एंजाइम है फ्रेंड्स आइसोमरेज। ये बहुत सिंपल से एंजाइम है। ये क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करेगा विद इन मॉलिक्यूल। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ट्रांसफरेज है वो भी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर करेगा, और ये अपने ऊपर ही ट्रांसफर करेगा। तो इस ए बी से बी हो गया। एग्जाम्पल इधर पे ट्राइस फॉस्फेट आइसोमरेज, ये भी एक ग्लाइकोलिटिक एंजाइम है। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बन रहा है। तो यहाँ पर CHOH है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, यहाँ पर ये कीटोन आ गया ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एटम्स का ट्रांसफर हुआ है। कैसा हुआ है, इधर पर जो CHOH है ये हटके कहाँ चला गया, इस C1 के पास चला गया। तो CHO से एल्डिहाइड ग्रुप से क्या बना दिया इसने, CH2OH हाइड्रोक्सी ग्रुप बना दिया। ठीक है। इसी नंबर है 5314। तो 5 हो गया आइसोमरेज के लिए। 3 बता रहा है कि इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडोरेडक्टेज हो रहा है। अब यहाँ पर हम बात करें कि हाइड्रोजन एटम हटके C2 से C1 पे चला गया। तो हाइड्रोजन एटम के मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडोरेडक्टेज। अब ऑक्सीडोरेडक्टेज देखकर आप लोग क्लास 1 में चले जाना। क्लास 1 की जो ऑक्सीडोरेडक्टेज है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है। अगर वो सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर करेगा तो वो आइसोमरेज की कैटेगरी में आएगा और इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडोरेडक्टेज हो जाएगा। जैसा कि ये थर्ड पोजीशन पे जो फर्स्ट है ये बता रहा है एल्डोज टू कीटोज का कन्वर्जन हो रहा है, और फोर्थ है सीरियल नंबर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्लासिफिकेशन को थोड़ा देखें तो अभी बताया आपको, जो सेकंड पोजीशन पे 1 है ये है एसिमेज और एपिमेरेज के लिए, 2 है सिस ट्रांस आइसोमरेज के लिए, 3 है इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडोरेडक्टेज के लिए। थर्ड पोजीशन पर जो है वो थोड़ा और डिटेल में बता रहे हैं। अगर वो अमीनो एसिड पर एक्ट हो रहा है तो 1 आ जाएगा, अगर हाइड्रोक्सी एसिड पर एक्ट हो रहा है तो 2, कार्बोहाइड्रेट्स पर हो रहा है तो 3, इस तरह से। तो लास्ट एंजाइम है फ्रेंड्स यहाँ पर लाइगेज, जिसको हम सिंथेटेज भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, सिंथेटेज मतलब ये बॉन्ड बनाएगा। तो ये या तो CC बॉन्ड बनाएगा, या फिर CN बॉन्ड बनाएगा, CS या फिर CO, ये 4 टाइप्स के ये बॉन्ड बनाएगा। और इन बॉन्ड्स को बनाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए जो इसको लगेगी ATP की वजह से। तो जनरल रिएक्शन अगर हम देखें
तो अगर ए और बी को हमें जोड़ना है तो यहाँ पर जुड़ गए दोनों, और एटीपी से एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई उसने ए और बी को जोड़ दिया। एंजाइम है यहाँ पर एग्जांपल हमारा आइसोल्यूसिन टीआरएनए सिंथेटेज। जैसे यहाँ पर एक फ्री आइसोल्यूसिन है, ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये टीआरएनए आ गया, इसका कॉग्नेट टीआरएनए है, इसका जो ये सिर्फ इसी आइसोल्यूसिन को बाइंड करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि इधर में बॉन्ड बन गया। तो सी और ओ, ये कार्बन किसका है, आइसोल्यूसिन का, और ऑक्सीजन किसका है, टीआरएनए का है। तो सीओ बॉन्ड बना, ये रहा सीओ बॉन्ड बन गया, और एनर्जी कहाँ से आई, एटीपी से, एएमपी और पीपीआई रिलीज हो गया, पायरोफॉस्फेट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटा सा आप डिफरेंस देख रहे हो कि कहीं कहीं पर जब एनर्जी चाहिए होता है तो एटीपी से एटीपी बनता है, पीआई रिलीज होता है, और कहीं कहीं पर आप लोग देखते हो कि एटीपी से एएमपी और पीपीआई रिलीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका फ्रेंड सिंपल सा फंडा है कि अगर एटीपी से एएमपी और पीपीआई रिलीज हो रहा है तो यहाँ पर दो बॉन्ड टूट रहे हैं, क्योंकि जो पीपीआई है ये भी आगे चले इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज इसको तोड़कर दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना देगा। तो अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो एटीपी से एएमपी बनेगा। और अगर किसी रिएक्शंस की, जैसे ज्यादातर रिएक्शन हमारे सेल्स में उनकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, तो बस एटीपी से एटीपी बनके एक ही बॉन्ड टूटता है, उतना एनर्जी सफिशिएंट होता है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि एटीपी से जब एटीपी बनता है तो -30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, इतना। अगर एटीपी से एएमपी बनेगा तो इसी को आप डबल कर दो, मतलब -60, इतना एनर्जी रिलीज होगा, तो वो जाके उसको आगे करवाएगा रिएक्शन। इसका अगर हम इसी नंबर देखें तो 6 तो उसका लाइगेज बता रहा है, सेकंड पोजीशन पे जो 1 है ये क्या बता रहा है, सीओ बॉन्ड बन रहा था, और थर्ड पोजीशन पे जो 1 है ये बता रहा था अमीनो एसिड टीआरएनए के बीच में बन रहा था, अमीनो एसिड और टीआरएनए के बीच में, और फिफ्थ है सीरियल नंबर फॉर आइसोल्यूसिन। क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें थोड़ा सा, तो ये रही 6.1 बता रहा है सीओ बॉन्ड, 2 बता रहा है सीएस बॉन्ड अगर फॉर्म होगा, 3 बता रहा है अगर सीएन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अगर सीसी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो 4th नंबर आ जाएगा, और थर्ड पे अगर 1 आएगा तो अमीनो एसिड टीआरएनए, जो भी हमने देखा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और लाइक करते रहो, शेयर करो प्लीज, ताकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले और मैं ऐसे वीडियोस और बनाता हूँ। और अगर मेरे से कोई गड़बड़ हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, या फिर कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में लिखो आप लोग प्लीज। थैंक यू।